गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। अगर आप लोग अब तक 11th क्लास के मॉडल सेट्स नहीं देखे हैं तो सभी मॉडल सेट्स को कंप्लीट कर लीजिए। किसी भी मॉडल सेट्स को स्किप नहीं करना है और अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि ये एग्ज़ाम्स के लिए रामबाण है। बहुत दिनों से इंतज़ार था क्लास 11th के एग्ज़ाम्स का, वो घड़ी आ गई है। आपका एग्ज़ाम 21 मई को है, दूरी नहीं है और अब का जो समय है वो प्रिपरेशन में लगा देना है। मैं कविता आज आप लोगों के लिए नए मॉडल सेट को लेके आई हूँ, मॉडल सेट 7। इस सेट में भी 40 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चंस को देखेंगे और इसके आंसर एप्रोप्रिएट आंसर को चूज़ करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है हमारा वो है, विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? तो सबसे पुराना जो संविधान है वो अमेरिका का संविधान है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना की सिफारिश पर आधारित हुआ था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स प्रोवाइड्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन था वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, कैबिनेट मिशन योजना 1946। थर्ड क्वेश्चन है, न्यायालय की किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है? In which important decision of the court it has been said that no deduction can be made in our fundamental rights? तो ये जो मौलिक अधिकारों की जो कटौती नहीं करना है ये केशवानंद भारती केस 1973 में कहा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? एज पर द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सुप्रीम पावर ऑफ इंडिया वेस्ट्स विच? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार, प्रस्तावना में पहला ही वाक्य जो होता है वो होता है लाइन, हम भारत के लोग, यानी भारत की सर्वोच्च सत्ता जो है वो जनता में निहित की जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, जनता, पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन? तो हम जानते हैं कि संविधान में प्रायः जो बदलाव आया था वो 42वां संशोधन के द्वारा हुआ था, 42nd अमेंडमेंट में हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, 42nd अमेंडमेंट, 42वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की अंतर आत्मा है? Who said the right to constitutional remedy is the soul of Constitution of India? तो ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सूचना प्राप्त करने का अधिकार 2005 किस प्रकार का अधिकार है? व्हाट कैटेगरी ऑफ राइट इज द राइट टू इन्फॉर्मेशन गिवन इन 2005? तो सूचना प्राप्त करने का अधिकार जो है वो बी ऑप्शन होगा, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में सूचना प्राप्त करने का अधिकार की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारतीय संविधान में काम के अधिकार को कहाँ शामिल किया गया है? इन विच प्लेस राइट टू वर्क इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो ये राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कहा गया है। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया? Who propounded the single transferable vote system of proportional representation? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात जो थी वो थॉमस हेयर ने की थी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, डी ऑप्शन इसका थॉमस हेयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत की चुनाव आयोग को सरोकार किन चुनावों से नहीं है?
तो भारत का जो चुनाव आयोग है वो लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव करवाती है। तो यहाँ पे अब देखिए, विच इलेक्शंस आर नॉट द कंसर्न्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति नहीं होगा, क्योंकि ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा होता है। संसद, राज्यों की विधानमंडल, देखिए ये यहाँ जो डी ऑप्शन है, नगर पालिकाएं व ग्राम पंचायत, इसका नहीं करवाती है। तो इसका आंसर जो होगा नगर पालिकाएं व ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज एंड ग्राम पंचायत, इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। तो विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो अनुच्छेद 360 जो है, आर्टिकल 360 बी ऑप्शन, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पहली महिला राष्ट्रपति जो थी वो प्रतिभा पाटिल जी थी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला कहा गया है। हु इज़ नोन एज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्क। तो प्रधानमंत्री को मेहराब की आधारशिला कहा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 14 है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो होती है वो लोकसभा के स्पीकर करते हैं या फिर अध्यक्ष करते हैं। तो आंसर जो होगा वो डी होगा, लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर ऑफ द लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 15, धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति किसे प्राप्त है। हु हैज़ द पावर ऑफ सर्टिफाई द मनी बिल। तो धन विधेयक को प्रमाणित करने का जो शक्ति होता है वो लोकसभा के स्पीकर के पास होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा, लोकसभा का स्पीकर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा या लोकसभा के अध्यक्ष भी कह सकते हैं, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम लोग जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन राज्यसभा। तो निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो 250 है, यानी सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन पे करेंगे, लेकिन मनोनीत कितने को किया जाता है तो उसमें हम लोग 12 पे जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून के शासन का विचार किसने दिया। हु गेव द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो कानून के शासन का विचार जो था वो A.V. डाइसी के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, A.V. डाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इस समय भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ 2 नहीं, ये क्वेश्चन मार्क्स होगा, इस 2 लिखा हुआ दिख रहा है। तो भारत की कुल उच्च न्यायालय की बात अगर किया जाए तो वो 25 है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्ति किसके पास है। Which body has residual power under the Indian federal system। तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्ति जो है वो संसद के हाथों में होती है, यानी संसद, पार्लियामेंट। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, संसद या पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है। हु इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर इन स्टेट गवर्नमेंट। राज्य के शासन में केंद्र का जो प्रतिनिधि होता है वो राज्यपाल होता है, जो केंद्र से ही चुना जाता है। मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, राज्यपाल, गवर्नर। इस तरीके से हम लोग 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं। 21st क्वेश्चन आ रहा है, सन 1959 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। पहला राज्य कौन है। विच स्टेट इज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द 3 टाइप पंचायती राज इन 1959। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो डी, राजस्थान। यहाँ पे हुआ था ना, राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। तो कई बार नागौर भी लिखा रहता है, तो आप ध्यान देंगे ऑप्शन की ओर। ठीक है, तो इसका यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा डी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। हु अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो होता है वो राज्यपाल के, राज्य की बात किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आंसर जो होगा वो बी होगा, राज्यपाल, गवर्नर। ये चुनाव आयुक्त, जो राज्य के जो चुनाव आयुक्त होते हैं वो विधानसभा के चुनाव करवाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर हम लोग जा रहे हैं। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है।
यानी ये संशोधन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है। विच कंट्री हैज़ इन्फ्लुएंस इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीज्योर। तो ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है। द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंसर्न्ड विथ। तो 73rd जो अमेंडमेंट है वो आपका पंचायती राज व्यवस्था से होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, पंचायती राज व्यवस्था से। और 74th जो होता है वो नगर पालिका या नगर निगम की ओर होता है। ठीक है, तो ये हम लोग ध्यान देंगे। कई बार 73rd पूछा जाता है, कई बार 74th भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की ओर हम लोग आगे हैं। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है। हु इज़ द मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक जो है वो डेविड स्टर्न है, यानी डी ऑप्शन हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी। हु हैज़ रिटन द बुक रिपब्लिक। तो रिपब्लिक पुस्तक जो है वो प्लेटो के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, प्लेटो। यहाँ देखिए 26 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 26 ही है, इसको 26 नहीं देखेंगे, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आते हैं। किसने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वो बंधनों में जकड़ा रहा है। हु हैज़ सेड मैन इज़ बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन। तो यह बात रूसो ने कही है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28। किसने फ्रीडम फ्रॉम फियर यानी भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी है। कई बार प्रश्न जो रहता है तो वो डायरेक्ट लिखा रहता है कि इसने भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी है। तो आप भय से मुक्ति अगर आए तो आप कहीं भयभीत ना हो जाएं, इसलिए इंग्लिश में जरूर आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। हु रोट द बुक फ्रीडम फ्रॉम फियर। और फ्रीडम फ्रॉम फियर जो है वो आंग सान सूकी के द्वारा है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, आंग सान सूकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। समानता का मुख्य रूप है यानी व्हाट इज द मेन फॉर्म ऑफ द इक्वालिटी। तो समानता का मुख्य रूप 6 प्रकार हैं। तो आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, ये तीनों हैं। इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। इसलिए इसका जो हम लोग आंसर में जाएंगे वो होगा डी ऑप्शन, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक किसने लिखी। हु हैज़ रिटन द बुक ऑन लिबर्टी। तो ऑन लिबर्टी नामक जो पुस्तक है वो जे.एस. मिल के द्वारा लिखी गई है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, जे.एस. मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। न्याय एक अवधारणा है यानी न्याय कैसी अवधारणा है। जस्टिस इज ए डैश कॉन्सेप्ट, किस टाइप की अवधारणा है। तो न्याय जो होता है वह एक्चुअली में कानूनी अवधारणा है, क्योंकि न्याय हमको कानून के द्वारा ही मिलती है। तो इसमें हम लोग ए ऑप्शन को सर्कल करेंगे, यानी ए कानूनी, लीगल इसका बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सच बोलना और कर्ज की अदायगी ही न्याय है, किसने कहा है। तो हु हैज़ सेड जस्टिस मीन स्पीक द ट्रूथ एंड पे डेब्ट्स। तो यह सेफलस के द्वारा कहा गया, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, सेफलस। नेक्स्ट है संघ और संगठन बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। राइट टू फॉर्म यूनियन एंड एसोसिएशन इज विच टाइप ऑफ राइट्स। तो संघ और संगठन बनाने का अधिकार अगर देखा जाए तो कानूनी अधिकार भी है और राजनीतिक अधिकार भी है और नागरिक अधिकार भी है, लेकिन यहाँ पे इनमें से सभी नहीं दिया गया है। तो हम मेन देखेंगे कि कौन सा बेस्ट आंसर हो रहा है। तो संघ और संगठन बनाने की बात कर रहे हैं, तो संघ और संगठन बनाने का कार्य जो होता है वो जब भी हम संगठन बनाते हैं या संघ बनाते हैं तो इसके लिए हमें अथॉरिटी लेना रहता है, तो ये राजनीतिक अधिकार में जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, पॉलिटिकल राइट में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काम का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। राइट टू वर्क इज विच टाइप ऑफ राइट। अब यहाँ पे देखिए काम का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, ये प्रश्न है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, यानी डी ऑप्शन रहेगा। और इसी तरीके से एक और जो क्वेश्चन था कि काम के अधिकार को कहाँ शामिल किया गया है, तो भारतीय क्वेश्चन नंबर 8 में आप जाइएगा तो देखिएगा कि भारतीय संविधान में काम के अधिकार को कहाँ शामिल किया गया है, यानी इन विच प्लेस राइट
राइट टू वर्क इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो काम के अधिकार को शामिल करने की बात अगर कहा जाए तो वो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कहा गया है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि काम के अधिकार को किस प्रकार का अधिकार माना गया है। तो काम के अधिकार को जो किस प्रकार के अधिकार कहा गया है तो ये होगा डी, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। आगे हम लोग बढ़े क्वेश्चन नंबर 35 में, भारत में नागरिकता कानून कब पारित किया गया? व्हेन वाज द सिटीजन एक्ट पास्ड इन इंडिया? तो भारत में नागरिकता कानून जो था वो 1955 यानी 1955 में पारित किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मताधिकार दिया? विच कंट्री कन्फर्ट, कंट्री में थोड़ा स्पेस आ गया है, इसको ध्यान देंगे। विच कंट्री कन्फर्ट एट फर्स्ट द राइट टू वोट टू वुमेन? तो ये जो महिला को मताधिकार देने की बात जो है वो न्यूजीलैंड में कहा गया, यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, न्यूजीलैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की ओर जा रहे हैं। किस क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया? विच रिवॉल्यूशन मोटिवेटेड द डिज़ायर ऑफ नेशनैलिटी? तो क्रांति यानी राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो फ्रांसीसी क्रांति में कही गई थी, यानी इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से अब हम लोग 38 क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। 38 क्वेश्चन कह रहा है, किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया? इन विच ईयर वॉज द वर्ड सेक्युलरिज्म एडेड इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो जो पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया है वो 1976 में जोड़ा गया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, 1976। यानी ये जो पंथ निरपेक्षता शब्द है प्रस्तावना में कैसे जोड़ा गया? तो 1976 में जोड़ा गया है। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा का नारा किसने दिया था? Who had given the slogan of civil disobedience? तो सविनय अवज्ञा का नारा जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया है। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, महात्मा गांधी। अब हम लोग एकदम लास्ट क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध परियोजना किस राज्य से संबंधित है? सरदार सरोवर बांध प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो सरदार सरोवर बांध जो है वो गुजरात से संबंधित है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, गुजरात। इस तरीके से देखते हैं दोस्तों कि आप लोग अभी तक 1 से लेके 40 क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। सभी के आंसर आप लोगों को मैंने इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को दे दिया है। और फिर से मैं दोबारा बोलूँगी कि अगर आपने अभी तक मॉडल सेट, पिछला मॉडल सेट नहीं देखा है जो 1 से 6 तक मैंने प्रोवाइड किया है, उसे ज़रूर देख लें। और अभी हमारे पास 1-2 दिन और समय है तो हम लोग और नए मॉडल सेट्स को लेके आएंगे। मैं होप करती हूँ कि आप लोग सारे मॉडल सेट्स को 10-15 मिनट समय निकाल करके ज़रूर देख लें, ताकि आपका जो एग्ज़ाम हो उसमें आप निराश ना हो और आपका रिज़ल्ट जो हो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।